त्रिभुज ज्योमेट्री का एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसकी तीन भुजाएं और तीन कोण होते हैं। तो हेलो बच्चों, मैं हूं पवन गुप्ता, लेकर आया हूं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6, जिसमें मैं आपको बताऊंगा ट्रायंगल्स का बेसिक कि हम किसको ट्रायंगल्स कहते हैं, इसको तीनों कोणों का मान क्या होता है और कैसे हम इस पे आधारित प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं और कितने कितने नंबरों का इस प्रश्न बनते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, तो एक एक करके मैं आपको वही बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग समझो कि हम त्रिभुज किसको कहते हैं। जो आप लोग कक्षा 6 से ही लगातार पढ़ते आ रहे हो कि त्रिभुज के प्रकार कक्षा 7 में पढ़ा, फिर त्रिभुज पे आधारित छोटे छोटे प्रश्नों को आप लोगों ने हल करना सीखा। मैं उसको एक बार आपको रिकॉल कराता हूँ कि त्रिभुज बच्चों हम उसको कहते हैं जिसमें तीन भुजाएं होती है। अब वो भुजा कैसी भी हो सकती है, हो सकता है एक ऐसा हो और एक बड़ा हो, है ना। ये समकोण हमारा त्रिभुज हो गया जिसमें एक डिग्री 90 डिग्री होता है और इसमें एक हमारा कैसा होता है, एक एंगल हमारा 90 से बड़ा होता है और जो बाकी के दो एंगल होते हैं वो हमारे 90 से छोटे होते हैं। एक एंगल हमारा 90 होगा तो वो समकोण हो जाएगा, ठीक है ना। और ये एक एंगल बड़ा होगा तो इसको हम ऑब्ट्यूस एंगल्स कह देते हैं। और जिसमें तीनों एंगल्स हमारे 90 से छोटे हो तो इसको क्या बोल देंगे, इसको निम्न कोण टाइप बोलते हैं। इसका नाम मुझे थोड़ा दिमाग से निकल रहा है। तो त्रिभुज आपने समझा कि त्रिभुज के बहुत सारे प्रकार होते हैं। त्रिभुज जिसमें आप देखोगे कि कुछ हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल्स, कुछ हो जाएंगे ऑब्ट्यूस, है ना। इस टाइप से आप देखोगे कि बहुत सारे त्रिभुज होते हैं और इनके तीनों एंगलों का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। याद रखना क्या होता है, तीनों एंगलों का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। इस पे प्रमेय जो है कक्षा 9 के पार्ट 6 में भी है, प्रमेय दिए हुए। उसमें आप देखोगे कि एक प्रमेय है जिसमें आप देखोगे कि किसी भी त्रिभुज के तीनों एंगलों का सम हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, यहाँ देखो सर्वांग सम समरूप। अब सबसे पहले समझो कि जो आपका ये पार्ट है कक्षा 10 में जो चैप्टर नंबर 6 है त्रिभुज, ये पूरा का पूरा समरूप पर आधारित है। लेकिन बच्चों आपको समरूप और सर्वांग सम में अंतर पहले मालूम होना चाहिए कि हम सर्वांग सम किसको कहते हैं, समरूप किसको कहते हैं। जब तक वो मालूम नहीं रहेगा तो इस पर आधारित आप लोग प्रश्न कैसे करोगे। तो सबसे पहले समझो कि हम सर्वांग सम और समरूप में क्या अंतर है और समरूप और सर्वांग सम को हम किसे कहते हैं। तो समरूप का मतलब हो जाता है, जैसे मान लो आप लोग ने बहुत कुछ देखा होगा, है ना। ऐसे कोई ऑब्जेक्ट देखा, या मान लो आपके घर में कोई जर्मन शेफर्ड डॉग हो, उसका कोई एक बच्चा, देखने में दोनों जर्मन शेफर्ड, लेकिन फिर भी एक का साइज छोटा और एक का साइज बड़ा है और देखने में दोनों एक जैसे टाइप के हैं, सेम ब्रीड के हैं, तो आप उसको समरूप कह सकते हो, सर्वांग सम नहीं कह सकते। सर्वांग सम जब हम कहते हैं जब उन दोनों का शेप और साइज एक जैसा हो बिल्कुल, हम उसी को सर्वांग सम कह सकते हैं। समरूप का मतलब एक जैसा तो है, उनके डायमेंशन हाथ पैर या उनके जो लेंथ है, उनके डायमेंशन के जो रेशो है, प्रोपोर्शन है, वो भी बराबर है, लेकिन वो सेम साइज के नहीं है। कहने का मतलब है कि अगर आप उनको एक के ऊपर एक ऐसे रखोगे तो आपको ओवरलैप करते नहीं दिखेंगे, ठीक है ना। अगर बराबर एक हाथ से दूसरा हाथ मेरा ना दिखे तो समझ जाओ कि वो क्या है, समरूप है ना। तो सॉरी, सर्वांग सम है। और समरूप जब होंगे जब एक छोटा हाथ यहाँ पे आएगा जिसका मेरे उंगलियों का अनुपात और उस छोटे हाथ का अनुपात दोनों बराबर रहेगा, तो हम उसको क्या कहेंगे, समरूप। जैसे मैं एक एग्जांपल भी देता हूं आप लोगों को बनाकर। मान लो यहाँ पर एक ट्रायंगल है, ठीक है, उसके जो साइड्स हम क्या है, 1 2 3, और एक दूसरा ट्रायंगल है जिसमें ये 2 हो गया, ये 4 हो गया और ये 6 हो गया। तो आप लोग क्या इसको समरूप कह सकते हो। तो आप लोग देखोगे कि इसका साइड 1 2 3 है, इसका 2 4 6 है, तो क्या समरूप है। तो बच्चों ये हैं क्यों, क्योंकि इनके जो साइड्स है उनका जो रेशो है, दोनों ट्रायंगलों का, दोनों त्रिभुजों का जो रेशो है साइड्स का, वो बराबर है। कैसे बराबर है, जिसमें आप कर सकते हो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो इनके भी आप देखोगे साइड्स 1 2 3 के ही अनुपात में है। जैसे इसका था 1 2 3, भले देखोगे कि छोटा साइज है ये बड़ा साइज है, लेकिन इनके बीच का जो साइड्स है, इनका जो अनुपात है या प्रोपोर्शन है वो बिल्कुल बराबर है। जब बराबर है तो हम इसको कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल्स, दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या है, समरूप है। ठीक है, अब जैसे मैं ये कह सकता हूँ क्या कि कोई सारे स्क्वायर, जितने भी स्क्वायर्स हैं वो एक दूसरे के समरूप होते हैं क्योंकि उनका जो रेशो होता है साइड्स का वो बराबर होता है, 1 1 1 1। कैसे 1 1, देखो जैसे मान लो कोई एक स्क्वायर, कोई एक दूसरा स्क्वायर ऐसा है, ये अगर 4 था, ये 4 ये 4 और ये 4, लेकिन ये था 10 10
10 और ये 10। अगर चाहो तो 10 एकम, 10 एकम, 10 एकम और 10 एकम। कहने का मतलब इसके जो चारों साइड से एक बराबर थे, और किसी भी स्क्वायर के चारों साइड सब में बराबर होते हैं, पता ही है। तो सबका रेशियो हमेशा, इनका प्रोपोर्शन या अनुपात हमेशा बराबर आएगा, 1:1:1 का। तो आप कह सकते हो कि जितने भी स्क्वायर्स होते हैं वो सारे के सारे समरूप होते हैं। जितने भी इक्विलेटरल ट्रायंगल, कहने का मतलब सम त्रिभुज उसको कहते हैं जिसमें तीनों साइड्स एक बराबर हो। समद्विबाहु नहीं, समबाहु त्रिभुज जिसमें तीनों साइड्स उसके बराबर हो, तो वो भी एक दूसरे के समरूप होते हैं। क्यों समरूप होते हैं? क्योंकि कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल या समबाहु त्रिभुज के जो सारे एंगल्स होते हैं वो 60-60-60 होते हैं। चाहे आप छोटा ट्रायंगल ले लो या फिर बड़ा ट्रायंगल ले लो, हर कंडीशन में उनके जो तीनों एंगल्स होंगे वो 60 डिग्री ही होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि जितने भी समबाहु त्रिभुज है वो सब के सब क्या होते हैं? समरूप होते हैं। ठीक वैसे जितने भी स्क्वायर्स हैं वो क्या होते हैं? एक दूसरे के समरूप होते हैं। जितने भी सर्कल्स होते हैं वो एक दूसरे के क्या है? वो भी समरूप होते हैं। ठीक है। सर्कल्स, क्यों सर्कल्स समरूप होते हैं? देख लो, एक छोटा सर्कल, एक बड़ा सर्कल, दिखने में दोनों एक जैसे हैं, लेकिन बस इसका रेडियस कम है, इसका रेडियस ज्यादा है, लेकिन है तो दोनों एक जैसे देखने में, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये समरूप होते हैं। सर्वांग किसको कहेंगे? अब ये बात आ गई सर्वांग। तो सर्वांग समझना बच्चों, सर्वांग का मतलब हो जाता है जो बिल्कुल शेप साइज एक जैसा हो, एक बराबर हो, एक को देख के दूसरे को हमें याद ना आए। समझ रहे हो ना, कि अगर हम एक को देखें तो दूसरा हमें सेम उसी की तरह लगे, तो समझ जाना कि वो सर्वांग है। जैसे मान लो कोई त्रिभुज है ना, ये था 60, ये था 50, ये था 70 डिग्री। ठीक है, ये भी 50, ये 60, ये 70 डिग्री, और ये था 2, 4, 5, ये भी 2, 4, 5। तो ये दोनों क्या कह सकते हैं? उसको समरूप कह सकते हैं। समरूप क्यों कह, सॉरी सर्वांग सम कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? कि तीनों एंगल्स भी इनके बराबर हैं, साथ में इनके साइड्स भी एक दूसरे के बराबर हैं। जब एंगल्स और साइड्स तीनों एक दूसरे के बराबर आ जाए तो वो हो जाता है सर्वांग सम। सर्वांग सम का साइन कुछ ऐसा होता है, जैसे हमें दो ट्रायंगल, दो स्क्वायर, किसी को भी सर्वांग सम अगर बताना हो तो ऐसा बताएंगे। ठीक है। और समरूप का साइन हमारा ऐसा होता है। ठीक है, इससे हम डिनोट करते हैं कि ये समरूप है, और ये सर्वांग सम की बराबर साथ में समरूप, तो हम उसको कह देते हैं सर्वांग सम। तो इस पे एक प्रश्न बनता है 1 नंबर, क्या सभी समरूप सर्वांग सम होते हैं? तो इसका उत्तर है नहीं, सभी समरूप सर्वांग सम नहीं हो सकते, लेकिन सभी सर्वांग सम समरूप हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि सर्वांग सम की जो कंडीशन है वो थोड़ी ज्यादा है और समरूप की कम है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सारे सर्वांग सम समरूप होते हैं, क्योंकि बताओ ये इसके एंगल्स भी बराबर है और इसके साइड्स भी बराबर है, तो एक दूसरे के सर्वांग सम हो गए। और समरूप की बस कंडीशन ये है कि इसके एंगल्स के डायमेंशन तीनों एक बराबर होने चाहिए, तो वो समरूप हो जाएगा। तो जो सर्वांग सम है वो समरूप भी हो सकते हैं, लेकिन समरूप सर्वांग सम नहीं हो सकता। ये 1 नंबर पर आधारित इसका प्रश्न बनता है। ऑब्जेक्टिव के तौर पे फिल इन द ब्लैंक्स या ट्रू फॉल्स, या फिर आप कह लो मैच द कॉलम में भी इसके बन जाते हैं। तो उस टाइप से, समझ रहे हो ना, तो प्रश्न इसके बनते हैं, है ना। इसका साइन याद रखना, इसको हम इससे डिनोट करते हैं और इसको हम समरूप को इससे डिनोट करते हैं। बहुत आसान है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। अब कुछ डायग्राम्स में बताऊंगा कि समरूप में हम किस किस डायग्राम्स को समरूप की कंडीशन में रख सकते हैं, किसको हम कह सकते हैं कि ये समरूप है। ठीक है। अब आकृति देख लो, जैसे सर्कल, सर्कल को आप लोग कह सकते हो एक दूसरे के क्या है? समरूप है। ठीक है। स्क्वायर्स, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, तो ये भी एक दूसरे के क्या होते हैं? समरूप की कंडीशन में आप इसको रख सकते हो। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब समबाहु त्रिभुज, जिसके तीनों एंगलों का सम हमेशा 60-60-60 रहे, 60 60 60 60 60 60। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, सारे ट्रायंगल्स को इस कंडीशन में मत रखना, समद्विभाजक ट्रायंगल्स को भी मत रखना, है ना। त्रिभुज को भी मत रखना, जिसमें हम आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं, उसको भी नहीं रखोगे। हम सिर्फ रखते हैं ट्रायंगल्स में इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब समबाहु त्रिभुज। और सर्कल सारे, स्क्वायर सारे रख सकते हो उसमें आप, है ना। अब याद रखना, इसके अंदर आप लोग
रोम्बस को भी नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? रोम्बस में क्या होता है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। बहुत बार होता है कि उसके एंगल्स 30 डिग्री हो, बहुत बार होता है कि उसके एंगल 40 डिग्री हो, तो एंगल्स बिल्कुल डिस्टर्ब रहते हैं, इसलिए हम उसको नहीं रख सकते। लेकिन स्क्वायर इसलिए रख सकते हैं क्योंकि इसका हर एक एंगल 90 डिग्री होता है, इसका फिक्स है, इसकी प्रॉपर्टी है वो, इसलिए हम इसको रख सकते हैं। सर्कल में देख लो, सर्कल देखने में एक जैसे ही, चाहे छोटा हो बड़ा हो, इसलिए हम उसको कह सकते हैं कि समरूप है, एक जैसे ही दिखते हैं, बस साइज इनका रेडियस अलग अलग रहेगा, तो इनका सरकमफेरेंस और एरिया भी अलग अलग आएगा, लेकिन देखने में ये एक जैसे ही होते हैं। समझ गए? ठीक वैसे ही ये हमारा समबाहु त्रिभुज, इसमें तीनों भुजाएं बराबर होती है और तीनों जो हमारे एंगल्स होते हैं वो हमेशा 60 डिग्री होते हैं, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये भी क्या होते हैं, समरूप आकृतियां होती है। इस टाइप से कुछ और भी आकृतियां होते हैं, ये आप लोग देख सकते हो। ये 2-3 आकृतियां मैंने आप लोग को बता दी, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि समरूप हम किसको कहते हैं। ठीक है, इस पे आधारित एक एक नंबर का जो प्रश्न बनता है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। और एक और बात याद रखना, ये जो पूरा पार्ट है आपका, पार्ट 6 कक्षा 10 का पार्ट 6, ये पूरा का पूरा समरूपता पे ही है ना। हम जो भी प्रश्न हल करेंगे वो क्या करेंगे, समरूप। इसमें सर्वांगसम नहीं है, वो मैंने आपके नॉलेज के लिए बता दिया कि सर्वांगसम और समरूप अक्सर बच्चे एक जैसा समझ लेते हैं, इसलिए मैंने आपके नॉलेज के लिए बता दिया कि समरूपता अलग है और सर्वांगसम अलग है, और हम इस पार्ट में जो पढ़ेंगे वो समरूप पढ़ेंगे। ठीक है, नाम से आपको समझ में आएगा, रूप कैसा, सम मतलब जिसका रूप एक जैसा हो। ठीक है, उसके जो साइड्स हो, उसके प्रोपोर्शंस एक बराबर हो। ठीक है ना, उसका रेशियो एक जैसा हो, तो हम उसी को समरूप कह देते हैं, हम एक सेम अनुपात में। जैसे प्रश्न भी बनते हैं कि कोष्टकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान को भरिए। जैसे पहला प्रश्न है, 1 नंबर का प्रश्न बनता है, इसलिए मैं लेकर आया हूं कि सभी वृत्त, वृत्त समझते हो ना, सभी वृत्त जो आप लोगों ने देखा अभी, ये वृत्त और ये वृत्त सब बराबर ही ना, बस वो छोटा एक बड़ा, अभी मत जाना, ये रफ डायग्राम। अगर आप लोग इसको उससे बनाओगे प्रोटेक्टर से तो बहुत अच्छा बनेगा। सभी वृत्त डैश होते हैं, सर्वांगसम या समरूप, तो समरूप आप लोग यहाँ देख सकते हो, समरूप। ठीक है, सभी वर्ग डैश होते हैं, सर्वांगसम या समरूप, तो यहाँ भी आप लोग लिख सकते हो कि क्या होते हैं, समरूप, समरूप होते हैं। बहुत ही आसान है। ठीक है, यहाँ भी समरूप पे आप लोग टिक लगा लो। सर्वांगसम क्यों नहीं हो सकते, होते हैं, लेकिन वो पर्टिकुलर किसी एक प्रकार के उसके लिए हो सकता है कि दोनों को फिर साइड्स भी इक्वल हो, तब आप उसको कह सकते हो कि सर्वांगसम होगा। लेकिन सारे के सारे अगर हम बोलें कि स्क्वायर है ना या वर्ग, तो वो होंगे क्या, तो नहीं होंगे। वो समरूप हो सकते हैं लेकिन सर्वांगसम नहीं हो सकते। ठीक है, और देखो क्या है कि सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी समद्विबाहु या समबाहु। तो समद्विबाहु का मतलब होता है जिसके 2 साइड्स और 2 एंगल बराबर हो, और ये थीटा है तो ये थीटा और ये साइड इसके बराबर हो, तो ये समद्विबाहु हो गए। और समबाहु ये इसका फिक्स है, समद्विबाहु का समबाहु का फिक्स है कि इसके जो एक एक एंगल है सब के सब 60-60 डिग्री होंगे, एकदम फिक्स है। जब वो फिक्स है तो आप कह सकते हो कि इसके साइड्स का जो अनुपात है बच्चों, वो भी हमेशा एक दूसरे का क्या आएगा, समरूप ही आएगा, है ना। ये जो रहेगा वही साइड ये रहेगा, वही ये रहेगा, तो आप कह सकते हैं ये समबाहु हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो यहाँ लिख सकते हो समबाहु। ठीक है, और एक प्रश्न क्या था कि भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण डैश हो तथा उनकी संगत भुजाएं डैश हो। क्या बोला, फिर से देखना कि भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं, भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। समानुपाती का मतलब मैंने आपको पहले बताया था, पहले ये समझ लो कि बराबर। एंगल्स तो हमेशा बराबर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, मान लो अगर एक ही छोटा साइज है ना, जिसमें ये 30 तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी एक मोटा मोटा हिसाब ले लो, 60, 70, ये 50, तीनों को देखोगे तो आप लोग इसमें आ गए। अब एक दूसरा ट्रायंगल,
60, 70 और ये 50। ये ए, बी, सी, डी, ई, एफ। तो आप बोल सकते हो कि उनके संगत कोण बराबर, संगत कोण हमेशा बराबर होना चाहिए। संगत का मतलब समझना, ये वाला एंगल तो ये वाला, ये वाला तो ये वाला तो ये हो सकता है कि मैं इसको पलट दूं तो 50 डिग्री ऊपर आ जाए, तो फिर जो सी हो जाएगा वो एफ के बराबर होगा। भले ऊपर से हमें मतलब नहीं कि एंगल ए फिर एंगल एफ के बराबर होगा, नहीं। अगर मैं इसको ऐसा पलट दूं, कहने का मतलब है कि, फिर से बना देता हूं, ठीक है, एक ट्रायंगल बनाता हूं। ये डी, ई, एफ, ये मैं 50 कर दूं और इसको 60 कर दूं और इसको 70 कर दूं, तो अब मैं आपसे बोलूं कि संगत कौन कौन सा होगा, तो सी और डी ये एक दूसरे के संगत कौन होंगे, ए और ई एक दूसरे के संगत कौन होंगे, और ये बी और एफ एक दूसरे के संगत कौन होंगे। इस कंडीशन में आप ऐसा नहीं समझोगे कि ये ऊपर है ये ऊपर है तो ये दोनों एक दूसरे का संगत हो गए, नहीं। संगत कोण या संगत भुजाओं का मतलब होता है कि जो एंगल है वो एक दूसरे के बराबर हो जाए। एंगल तो हमेशा बराबर ही रहेंगे, तभी वो कहाएगा क्या, समरूप। लेकिन अगर भुजाएं समान अनुपात में होनी चाहिए। मान लो इसकी भुजाएं थी 3, 2, 1, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये 3, ये वाली भुजा ए बी ई एफ के क्या है, संगत है, और बी सी डी एफ के संगत है, ऐसा कहोगे आप। ऐसा नहीं कहोगे कि ये दोनों, ये वाला साइड इसके हो गया ये इसका हो गया। ऐसा जब कहोगे जब ये इनके कोण एक दूसरे के संगत एकदम बराबर में दिया एक जैसे, नहीं तो वो घुमाकर भी इसे दे देता है। आप लोग को नहीं समझ में आएगा तो आप लोग प्रश्नों को गलत सोल्व करके आ जाओगे। संगत भुजाओं पे भी आते हैं प्रश्न, पूछ लेगा कि इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल में संगत भुजाएं कौन सी है, तो आप बोलोगे कि ए बी बराबर ई एफ, ठीक है, क्योंकि बहुत ही आसान है। अब इसको बोलोगे आप समानुपाती, ठीक है। तो इस तरह से त्रिभुज ज्योमेट्री का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बहुत सारे प्रॉपर्टीज अपने अंदर समाहित करता है। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और ज्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आज ही फ्यूके एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना। थैंक यू।